पायलट के प्रशिक्षुओं का फिर से स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सेशन में। और जैसे पिछले वीडियो लेक्चर सेशन में मैंने आप लोगों को कहा था हंटर कमीशन के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने यह जाना कि किस तरीके से हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, जिसका गठन 1964 को हुआ था। तो उसको जानने के पहले थोड़ा इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोठारी कमीशन का जो गठन है वह 1964 को हुआ था, और उसके पहले 1962 में क्या हुआ था, चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। और उसके बाद ही 3 साल बाद में 1965 में किसके साथ युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो यह कमीशन का गठन कब हुआ था, इन दो युद्ध के बीच में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो भारत की स्थिति थी वह बहुत ही संकट की स्थिति थी, क्योंकि स्वतंत्रता को कितने ही साल हुए थे, हम लोग को 1947 में आज़ादी मिली, और उसके कुछ ही साल बाद ही तो कोठारी कमीशन का गठन हुआ। और यह जो कमीशन है यह दो युद्ध के बीच में गठन हुआ था। तो उस समय जो भारत की स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वह बहुत ही कमज़ोर थी। फिर उसके बाद में जो गरीबी था वह काफ़ी ज़्यादा था, भारत में गरीबी, भूखमरी की समस्याएं थी। और उसके साथ साथ ये जो जब ये युद्ध हुआ था उसमें भारत के लोगों का मनोबल काफ़ी गिर गया था, आत्मविश्वास काफ़ी गिर गया था। 1962 में तो चाइना से हम लोगों को हार मिला था, तो उससे हम लोगों का जो विश्वास है, हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। तो इस समय जो पूरी स्थिति बन रही थी उसमें क्या आप लोग को लगता है कि भारत का शिक्षा को लेकर के किस तरीके का उद्देश्य होगा? क्योंकि जो स्थिति थी उसमें यही हो रहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार हो सकता है जो भारत को भी खड़ा कर सके, जो भारत को एक सशक्त देश बना सके। तो शिक्षा को लेकर के ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमारे जो भारत का लक्ष्य था शिक्षा को लेकर के, वह उस समय निर्धनता उन्मूलन था। मतलब कि निर्धनता, जो गरीबी है वो हटाई जा सके। फिर उसके बाद में कृषि का आधुनिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो देश है वह एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, कृषि आधारित देश है। और उसका जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को लेकर ही चलेंगे तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है हमारे जो किसान हैं वह सशक्त नहीं हो पाएंगे। तो मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण है कृषि का, वह बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखा गया। फिर उसके बाद में उद्योगों का विकास, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब तक खड़ी नहीं हो पाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं हो पाएगा, तब भी हम लोग जो है आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाएंगे। तो जो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट का बताया गया। फिर व्यक्तियों के रहन सहन में उन्नयन, भाई जब इन सब चीज़ों में जब आर्थिक उन्नति होगी तभी तो हम लोग के जो भारत के लोग हैं उनका उन्नति होगा, उनके रहन सहन में उन्नति हो पाएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। फिर उसके बाद में आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये देखिए ये सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होगा तभी तो देश का भी विकास हो सकेगा। जो देश आप लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो हम लोग को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भी जो है उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है, उनका कंडीशन वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो जब टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शोध हो, ज़्यादा जो सरकार है इसमें व्यय करे, शोध को लेकर के इसमें यह उद्देश्य रखा गया। फिर परंपरागत मूल्यों का आदर, तो मैंने आप लोग को ये कहा था कि जैसे युद्ध की स्थिति में जिस तरीके से हम लोग चीन से हारे थे और दो युद्ध के बीच में यह आयोग का बना था, ये गठन हुआ था, तो उसके मतलब उसमें क्या हुआ था कि हमारा आत्मविश्वास काफ़ी गिर गया था। तो हमारे आत्मविश्वास को उठाने के लिए कुछ ऐसा मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे हमारा जो मनोबल है, वह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हाई हो सके। तो इसके लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा कल्चर, हमारा साहित्य, उससे परिचित कराना बड़ा ज़रूरी था। हमारा जो इतिहास रहा है बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है हम लोगों
का, उससे इंट्रोड्यूस कराना भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो परंपरागत जो मूल्य है वह स्थापित करना, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है उससे उसकी जानकारी भारत के लोगों को देना, यह एक उद्देश्य था। फिर उसके बाद में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना, धन का समान वितरण, मतलब कि जो हमारे देश में एक मतलब समान रूप से धन का वितरण हो सके, एक समाजवादी समाज का स्थापना हो सके, वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी और अमीरी, मतलब एक तरीके से दो पोल बन गए थे। एक तरीके बहुत ज़्यादा गरीबी था, एक तरीके से अमीरी तो बहुत, उस टाइम तो बहुत ही कम लोग अमीर हुआ करते थे, गरीब ही बहुत ज़्यादा थे। तो जो फाइनेंशियली, मतलब कि जो धन का जो वितरण है वो समान रूप से हो सके, वह और एक लक्ष्य था। फिर उसके बाद में शिक्षा को लेकर के कहा गया कि 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप लोगों को मैंने कहा था कि 45 जो आर्टिकल 45 है उसमें ये कहा गया था कि 10 साल तक जो है एक अवधि रखी गई थी कि अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। पर वो उस टाइम तक भी जो है वह टारगेट फुलफिल नहीं हो पाया था। तो ये काफ़ी जो है मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था इस मैटर में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहा गया कि 14 वर्ष की अवस्था तक जो बालक है उनका अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। तो ये सब क्या था? ये सब था भारत के लक्ष्य शिक्षा को लेकर के, ठीक है। हमारे भारत में जो लक्ष्य बना था शिक्षा को लेकर के, वह ये सब था। तो अब इस लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए एक आयोग का गठन होना ज़रूरी था, जो पूरे शिक्षा की व्यवस्था को जो है पूरे तरीके से, मतलब हर उसके पहलू को देखे, हर डायमेंशन देखे, वो प्राथमिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा को लेकर के सुझाव दे। तो इस तरीके के एक आयोग का गठन करना ज़रूरी था। और उसी पर्पज़ से प्रोफेसर DS कोठारी के अंडर में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसमें 17 सदस्य थे। कितने थे? 17 सदस्य थे। और उसमें से फॉरेन, मतलब कि जो विदेशी सदस्य भी थे, जैसे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, इनके भी सदस्य इसमें मौजूद थे। तो इस तरीके से एक आयोग बना और इस आयोग ने बहुत ही सुव्यवस्थित और संतुलित एक सुझाव दिए पूरे शिक्षा प्रणाली को लेकर के, जो हमारे देश के शिक्षा को एक नया दिशा जिसने दिखाया, ठीक है ना। तो इस आयोग के आज जो मैं उद्देश्य है वह आज मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें आयोग ने जो संस्तुतियाँ दी थी उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। तो देख लेते हैं कि आयोग का क्या क्या उद्देश्य था। तो शिक्षा और उत्पादकता, ठीक है ना। तो शिक्षा और मतलब कि जो ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा मतलब कि एक तरीके से यह व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है ना। तो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के, ताकि हम लोगों का जो मैंने पहले ही कहा था कि आर्थिक स्थिति हम लोग की मजबूत हो सके, तो इसलिए ये कहा गया कि विज्ञान की शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। विज्ञान की शिक्षा दी जाए। कार्य अनुभव, सोशल वर्क के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया। सोशल वर्क में ये कहा गया कि समाज कार्य को पाठ्यक्रम में लाया जाए, ताकि हमारे देश के बच्चों के अंदर समाज को लेकर के, वहाँ पे समाज सेवा को लेकर के एक भावना उत्पन्न हो सके। तो इस तरीके से कार्य अनुभव सोशल वर्क को भी पाठ्यक्रम में लाया जाए। और माध्यमिक में जो है व्यवसायीकरण, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट आ सके और उस स्किल के बेसिस पे वह आगे जाके अपने पैरों में खड़े हो सके, उनको कुछ नौकरी मिल सके, ताकि उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो ये बार बार मैं क्यों कह रही हूँ आर्थिक स्थिति, क्योंकि उस समय हमारे देश की वही स्थिति थी। मैंने आप लोगों को पहली पृष्ठभूमि में कहा था कि किस तरीके के जो है पूरी जो कैसा माहौल बना था हमारे देश का।
किस संकट से गुजर रहा था, तो आर्थिक स्थिति मजबूत करना बहुत ज़रूरी था उस समय। तो शिक्षा और उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे देश का, उसके लिए क्या चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए जो है वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, जिस पर इस आयोग ने काफ़ी जोर दिया। फिर उसके बाद में सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता मतलब कि नेशनल इंटीग्रेशन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि हमारा देश उस समय स्वतंत्रता का कुछ ही साल हुआ था कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, और इस तरीके से युद्ध भी हो गए जिसमें हमें 1962 में हार भी मिली चाइना से। तो उस समय हमारे पूरे देश को एकता, अखंडता स्थापित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक हमारे देश में बंधुत्व की भावना, हाँ एक हम लोग हैं, उस चीज़ की भावना स्थापित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी था, हमारे जो विद्यालय है या महाविद्यालय है वहाँ पे किस तरीके का पाठ्यक्रम की ज़रूरत थी, जो हमारे भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन इन सब के बारे में जानकारी दे। हमारा जो नृत्य है, संगीत है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, सब चीज़ों के बारे में, हमारे देश की संस्कृति के बारे में जो पाठ्यक्रम उन बच्चों को जानकारी दे, उस तरीके का पाठ्य पुस्तक बनाने का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सुझाव दिया गया था, ताकि हम लोग अपने देश के बारे में जाने और अपने देश के बारे में हम गौरव फील कर सके, हम लोग प्राउड फील कर सके हम अपने देश के बारे में। तो फिर और उसके बाद में ये कहा गया था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, मतलब कि अपने देश के बारे में ही ना जाने, क्योंकि हम लोगों का क्या कंसेप्ट है, हम लोग का यही है ना, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि सिर्फ हम अपने देश के लोगों को ही अपना नहीं मानते, हम तो पूरे विश्व के लोगों को अपना मानते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय समझ भी रखें और हम अपने देश के बारे में भी समझ रखें। हम जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस समझ को डेवलप कराने के लिए भी पाठ्यक्रम में जो है जो मैटर है, कंसेप्ट है, वो रखा जाए। फिर उसके बाद में शैक्षिक कार्यक्रम, तो शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है कि जो हमारे जैसे आप लोग देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें मतलब जो महान व्यक्तित्व है, और फिर उसके बाद में जो हमारे देश में जिस तरीके से जो भी कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, उसका कार्यक्रम जो है वह रखा जाए, ताकि हम अपने देश के बारे में जान सकें। फिर उसके बाद में तीसरा है शिक्षा और आधुनिकता। तो इस आधुनिकता को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिए, एक तो आधुनिकता में एक तरीके से ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिसमें बुद्धिजीवी, मतलब कि लोगों का जो है वह चिंतन सुधर सके, उनका जो मेंटल कंडीशन है, उनकी चिंताधारा जो है वह प्रबल हो सके और वह प्रगतिशील हो सके। ठीक है ना। अगर हमारी चिंताधारा अगर प्रगतिशील हो, तभी तो देश की चिंताधारा, जो देश है वही प्रगति करेगा। हम लोग देश के एक एक इकाई हैं। अगर हमारी चिंताधारा ऐसी स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो ऐसे मतलब कि पाठ्यक्रम का विकास किया जाए जिससे देश के जो लोग हैं उसमें रुचि, जिज्ञासा आ सके। ठीक है ना, रुचियों का विकास हो सके, जो बालक हैं वो जिज्ञासु हो सके, हर चीज़ के बारे में उनको एक तरीके से वो इंक्विजिटिव हो, मतलब हर चीज़ को जानने का उनको ललक हो कि हाँ क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ को वो समझ सके, और उस समझ को डेवलप करने का एक पाठ्यक्रम तैयार करना एक उद्देश्य था। फिर उसके बाद में आधुनिकता कैसे आएगा, जब हम अपने देश के बच्चों का कौशल विकास करेंगे, उनके गुणों को पहचानेंगे और उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तब वो जाके जो है उनको कुछ अगर काम मिलेगा तो उससे क्या होगा, उनका भी विकास होगा, उनके साथ साथ देश का भी विकास हो सकेगा। उसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी का विकास भी आधुनिकीकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसको मैंने डिस्कशन किया था।
फिर उसके बाद में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, मतलब कि जो हमारा जो सोशल और मॉरल वैल्यूज़ का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकता है। वो ऐसे ही ना हो सकता है जैसे कि हम लोगों का मॉरल साइंस का किताब आता था जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी और उसमें उस स्टोरीज़ के माध्यम से हम लोगों को एक नीतिगत बात हम लोग को बताई जाती थी। तो वैसे ही पाठ्यपुस्तक का मतलब पाठ्यपुस्तक रखा जाए जिसमें मॉरल स्टोरीज़ हो या ऐसे एग्जाम्पल्स हो। हमारे सोशल मतलब हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनका हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़े, उठे, बहुत मुश्किलों से भी वो फिर भी वो कैसे पार किए अपने मुश्किलों को और आगे बढ़े। तो इस तरीके का एग्जाम्पल देना, या जो महान व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने काफ़ी बलिदान दिया था हमारे देश के लिए, उनके बारे में बच्चों को कहा जाए ताकि उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो सके। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इस तरीके के आध्यात्मिक मतलब कि जो सभी धर्मों का जो मुख्य बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वह पुस्तकों में लाया जाए ताकि बच्चों के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास हो सके। तो इस तरीके से जो है 4 उद्देश्य मेनली थे: शिक्षा और उत्पादकता, सामाजिक एवं राष्ट्रीयता, शिक्षा और आधुनिकता, और चौथा था सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। ठीक है। तो विकास तो इसी से जो है मैं आज जो भारत का लक्ष्य है शिक्षा को लेकर के, और उसके बाद में किस तरीके से कोठारी आयोग का गठन हुआ और फिर कोठारी आयोग का जो उद्देश्य है वो मैं आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं कोठारी कमीशन की जो संस्तुतियाँ, जो सुझाव है, उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।